कभी आपने आसमान की ओर देखा है? शायद नीले बादलों में शांति ढूंढने के लिए। पर सोचिए, अगर वही आसमान जंग का मैदान बन जाए। यह सिर्फ एक नया सौदा नहीं, यह चेतावनी है जो चीन ने भेजी है पाकिस्तान के हाथों भारत की सीमा तक। बीते कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयां अधिकतर जमीन पर लड़ी गईं। कारगिल की ऊंचाइयां, 1971 की युद्ध भूमि या 1965 की सीधी टक्कर। हमने हर बार दुश्मन को जमीन पर देखा, लेकिन अब लड़ाई की दिशा बदल रही है। अब युद्ध की शुरुआत हवा से होगी और हो सकता है हमलावर दिखाई भी न दे। चीन पाकिस्तान को एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट देने की तैयारी में है जो अमेरिका के F-35 जैसे विमानों की बराबरी करने का दावा करता है। नाम है J-35। यह कोई सामान्य फाइटर जेट नहीं, यह 5वीं पीढ़ी का अदृश्य यानी स्टील्थ फाइटर है जो रडार की पकड़ से बाहर रहकर हमला करने की ताकत रखता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पायलट चीन में इस जेट की उड़ान की ट्रेनिंग ले चुके हैं। पहली खेप यानी कुछ विमान भारत की स्वतंत्रता की वर्षगांठ से कुछ पहले अगस्त 2025 तक पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं और पूरी स्क्वाड्रन यानी 20 से अधिक जेट 2027 तक पाकिस्तान के पास हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक रक्षा सौदा है या फिर एक गहरी रणनीति जो भारत के खिलाफ बनाई गई है? जब भारत अपनी स्वदेशी AMSEA प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है, जब तेजस जैसे विमान दुनिया में भारतीय टेक्नोलॉजी का परचम लहरा रहे हैं, तब पाकिस्तान चीन से तैयार स्टील्थ जेट मंगाकर सीधा मुकाबला करना चाहता है। पर सवाल यह है, क्या भारत तैयार है? क्या हमारी राफेल और सुखोई जैसी ताकत इस अदृश्य खतरे से निपट सकती है? क्योंकि यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, यह एक नया अध्याय है एशिया की सुरक्षा रणनीति में, जहां हथियार नहीं, तकनीक निर्णायक होगी और जहां हमला होगा बिना दिखाई दिए, बिना चेतावनी दिए। आने वाले हिस्सों में हम समझेंगे J-35 क्या है, कैसे काम करता है, पाकिस्तान इसे क्यों खरीद रहा है और भारत को इससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। यह सिर्फ एक विमान नहीं, यह एक संदेश है जो भारत को पढ़ना होगा, समझना होगा और जवाब भी देना होगा। साल था 1947, जब एक नया देश पाकिस्तान बना और उसके साथ ही बनी उसकी वायुसेना। शुरुआती वर्षों में संसाधनों की कमी थी, लेकिन अमेरिका का साथ मिला और यही साथ बना पाकिस्तान की हवाई ताकत की रीढ़। 1950 के दशक में पाकिस्तान को अमेरिका से F-86 सेबर जेट्स मिले। फिर आए F-104 स्टार फाइटर, जो अपने समय में सुपरसोनिक स्पीड के कारण काफी आधुनिक माने जाते थे। फिर आया पहला बड़ा युद्ध, साल 1965। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। पाकिस्तान ने F-86 और F-104 जैसे अमेरिकी जेट्स उतारे। भारत के पास हॉकर हंटर, नेट और मिस्टेयर जैसे विमान थे। तकनीक के मामले में पाकिस्तान आगे था, लेकिन युद्ध जीतता है वह जो साहस, रणनीति और समय पर निर्णय ले। भारत ने ठीक यही किया। फिर आया साल 1971, एक युद्ध जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। भारत की वायुसेना ने इस युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। लगभग 90 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए गए या उड़ान से बाहर कर दिए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अमेरिका की ओर रुख किया। 1980 के दशक में उसे F-16 फाइटर जेट मिले। ये मल्टी रोल जेट्स आज भी पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हथियार हैं। लेकिन फिर आई बड़ी राजनीतिक गड़बड़ी। साल था 1990, जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर परमाणु कार्यक्रम के चलते प्रतिबंध लगा दिए। F-16 विमानों की डिलीवरी रोक दी गई। कुछ विमान तैयार होकर भी पाकिस्तान को नहीं मिले और यहीं से पाकिस्तान ने देखना शुरू किया एक नया विकल्प, चीन ने मौका समझा और पेश किया J-17 थंडर, एक ऐसा फाइटर जेट जो चीन पाकिस्तान मिलकर बना रहे थे। यह विमान बना कम लागत, सरल मेंटेनेंस और तेजी से उत्पादन के हिसाब से, लेकिन यह स्टील्थ नहीं था और भारत के सुखोई 30 और राफेल के सामने कमजोर भी। अब पाकिस्तान फिर एक बार उसी रास्ते पर है, लेकिन इस बार J-17 नहीं, J-35 की ओर बढ़ रहा है। चीन के पास तैयार है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर और पाकिस्तान उसे बिना रिसर्च, बिना देरी के सीधे हासिल करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह जेट पाकिस्तान की वायुसेना को फिर से ताकतवर बना देगा या यह एक और जोखिम है, तकनीकी और आर्थिक, दोनों ही मोर्चों पर? अब बात करते हैं उस विमान की जो पाकिस्तान के लिए केवल एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक रणनीतिक छलांग है। नाम है J-35। चीन द्वारा विकसित यह 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे डिजाइन किया गया है अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर का मुकाबला करने के लिए। पर यह स्टील्थ आखिर होता क्या है? स्टील्थ यानी अदृश्यता। तकनीकी तौर पर कहें तो रडार की पकड़ से बचने की क्षमता।
जब कोई परंपरागत फाइटर जेट रडार की निगाह में आता है तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें रिफ्लेक्ट होती हैं और उसे पहचान लिया जाता है। लेकिन स्टील्थ फाइटर जेट्स का डिजाइन, मटेरियल और कोटिंग ऐसे बनाए जाते हैं कि ये तरंगें रिफ्लेक्ट ना हो या बहुत ही कम हो। J-35 में यही विशेषता है। इसका एयर फ्रेम, इसकी एंगलिंग और खास रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग इसे बहुत हद तक अदृश्य बनाती है। अब सवाल उठता है, क्या यह अमेरिका के F-35 जितना सक्षम है? सीधे शब्दों में कहें, नहीं, क्योंकि अमेरिका ने F-35 को लगभग 20 वर्षों की रिसर्च और अरबों डॉलर खर्च कर बनाया है, जबकि चीन का J-35 अभी तक पूरी तरह ऑपरेशनल भी नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह फिर भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास फिलहाल कोई स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। राफेल, सुखोई 30, मिग-29 सब चौथी या 4.5 पीढ़ी के विमान हैं। अब आइए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान को साल 2025 तक पहले 5 या 6 J-35 मिल जाते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा पर, खासकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के वायुसैनिक ठिकानों के पास अगर ये विमान उड़ान भरते हैं तो भारत के पास इन्हें समय रहते पकड़ने के लिए क्या विकल्प होंगे? यहां से भारत के लिए खतरा शुरू होता है। एक ऐसा खतरा जिसे रडार नहीं देख पाते, जो एयरबेस पर खड़े विमान को टेक ऑफ से पहले ही नष्ट कर सकता है, जो ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से पहले मार कर सकता है। और सबसे अहम बात, अगर पाकिस्तान इस तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय एयर डिफेंस को बीट कर दे तो भारत को जवाब देने से पहले नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द है, यह सौदा पाकिस्तान की आर्थिक हालत के बावजूद कैसे संभव हो रहा है। इसका उत्तर छिपा है चीन की रणनीति में। चीन शायद ये विमान कर्ज या गिफ्ट के रूप में दे रहा है, या फिर उन्हें CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के बदले में, यानी डिप्लोमेटिक लोन का बदला, मिलिट्री सपोर्ट, और यहीं से पाकिस्तान बनता है चीन की रणनीति का फ्रंटल एविएशन प्रॉक्सी। सीधा मतलब, लड़ाई जब भी हो पहला हमला पाकिस्तान करेगा, लेकिन आदेश आएगा बीजिंग से। तो अब सवाल उठता है, क्या भारत इस अदृश्य खतरे के सामने असहाय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत न केवल इस चुनौती को समझ रहा है, बल्कि एक जवाबी रणनीति पर भी तेजी से काम कर रहा है। सबसे पहले बात करें एयर डिफेंस सिस्टम की। भारत के पास इस समय 3 प्रमुख स्तरों पर वायु सुरक्षा कवच है। पहला स्तर S-400 सिस्टम, रूस से खरीदा गया यह सिस्टम अब भारत में तैनात हो चुका है। यह 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकता है। स्टील्थ हो या सुपरसोनिक, कोई भी विमान इस सिस्टम की आंखों से नहीं बच सकता। हालांकि इसकी रेंज सीमित है, लेकिन यह पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा स्तर आकाश एयर डिफेंस, यह भारत में बना एक अत्याधुनिक मध्यम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है। कम ऊंचाई पर आने वाले विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन इसके जाल में जल्दी आ जाते हैं। अब इसे और उन्नत बनाकर आकाश नेक्स्ट जनरेशन में बदला जा रहा है। तीसरा स्तर नेट्रा और AEWC सिस्टम, हवाई निगरानी यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये राडार विमान दुश्मन के जेट को बहुत पहले ही ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वह स्टील्थ हो या नहीं। हालांकि स्टील्थ विमानों को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन AEWC सिस्टम उनके थर्मल सिग्नेचर से उन्हें पहचानने की क्षमता रखते हैं। अब बात करें भारत के जवाबी हमले की तैयारी की। AMCA प्रोजेक्ट भारत खुद एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर बना रहा है। नाम है AMCA, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह विमान भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी स्टील्थ फाइटर होगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 तक बनकर तैयार हो सकता है और पहला स्क्वाड्रन 2032 तक वायुसेना में शामिल होने की संभावना है। AMCA में होगा लो ऑब्जर्वेबिलिटी डिजाइन, सुपरसोनिक क्रूज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मल्टी रोल क्षमता। यानी यह सिर्फ अदृश्य नहीं, बल्कि दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर हमला करने वाला शक्तिशाली रथ होगा। भारत के पास एक और जवाब है, ड्रोन प्लस AI युद्ध नीति। अब भारत सिर्फ फाइटर जेट्स पर निर्भर नहीं है। HAL, DRDO और प्राइवेट कंपनियां मिलकर ऐसे ड्रोन विकसित कर रही हैं जो खुद ब खुद निर्णय ले सकें, यानी AI आधारित लॉयल विंगमैन। यह ड्रोन फाइटर जेट्स के साथ उड़ेंगे, खुद को बलिदान कर दुश्मन के रडार और मिसाइलों को भ्रमित करेंगे। यानी जब पाकिस्तान J-35 भेजेगा, भारत जवाब देगा, इंसान और मशीन की जोड़ी से। लेकिन खतरा सिर्फ तकनीकी नहीं, रणनीतिक भी है। अगर पाकिस्तान J-35 तैनात करता है तो चीन को उसका रियल टाइम डेटा मिल सकता है। यानी भारत की वायुसेना की रणनीति और जवाबी नीति सीधे बीजिंग के कंप्यूटरों में लाइव पहुंचेगी। और यही भारत के लिए सबसे बड़ा अलार्म है, क्योंकि अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं, यह डेटा और दिमाग की जंग बन चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या भारत इस युद्ध को रोक सकता है या फिर जवाबी हमला ही एकमात्र विकल्प है? पाकिस्तान को स्टील्थ फाइटर चाहिए,
यह बात सुनकर लगता है जैसे वह खुद निर्णय ले रहा हो, पर असल में यह कहानी पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की है। पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है, वो प्यादा जो शतरंज की पहली लाइन में चलता है, पर जिसके पीछे बैठा है चीन, एक चालाक खिलाड़ी। चीन को पाकिस्तान में क्या दिखता है? एक भूगोल जो भारत की पश्चिमी सीमा से जुड़ा है, एक सरकार जो आर्थिक रूप से पूरी तरह चीन पर निर्भर है, एक फौज जो लोकतंत्र से ज्यादा बीजिंग की हां में हां मिलाती है, यानी ऐसा देश जो ना कहने की स्थिति में नहीं है। चीन की रणनीति क्या है? भारत को सीधे टकराव में घसीटने की बजाय चीन एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। उसके पास लद्दाख में भारत से लगी सीमाएं हैं, लेकिन वहां सीधे युद्ध की संभावना कम है क्योंकि वहां दुनिया की नजरें हैं। पर पाकिस्तान के जरिए हमला करवाकर वो भारत को दोनों मोर्चों पर उलझा सकता है। एक तरफ पाकिस्तान J-35 के साथ, दूसरी तरफ अरुणाचल या लद्दाख में चीन की सेना, और बीच में फंसा भारत, सीमित संसाधनों के साथ दो मोर्चों पर तैयार। चीन क्यों चाहता है कि पाकिस्तान के पास स्टील्थ जेट हो? पहला कारण, डेटा। हर स्टील्थ फाइटर जेट में सैकड़ों सेंसर होते हैं। जब वह उड़ता है तो वह सिर्फ टारगेट नहीं देखता, बल्कि दुश्मन के रडार, मिसाइल, नेटवर्किंग और पूरे एयर डिफेंस को स्कैन करता है। यानी J-35 जब भारत के आसपास उड़ान भरेगा तो भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर चीन को मिलती रहेगी। दूसरा कारण, वास्तविक युद्ध परीक्षण। चीन के खुद के J-35 अभी तक युद्ध क्षेत्र में परखे नहीं गए हैं। पाकिस्तान को देकर चीन असल युद्ध में इसके प्रदर्शन को देख सकता है, बिना खुद युद्ध में उतरे, यानी रिस्क फ्री वॉर टेस्टिंग। तीसरा कारण, भारत को थकाना। भारत लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, रक्षा उत्पादन को आत्मनिर्भर बना रहा है, पर अगर उसे बार बार सीमाओं पर पाकिस्तानी टेंशन में उलझा दिया जाए तो उसका ध्यान बंट जाएगा। AMCA जैसे प्रोजेक्ट धीमे पड़ेंगे और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा। भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है? मान लीजिए हर साल पाकिस्तान के पास 4 से 5 J-35 और आते हैं और अगले 5 वर्षों में उनकी संख्या 20 के पार हो जाती है, तो भारत को हर बार पश्चिमी सीमा पर हाई अलर्ट मोड रखना होगा, यानी दिन रात रडार एक्टिव, फाइटर जेट स्क्वाड्रन तैनात और सीमावर्ती एयरबेस ऑपरेशनल टेंशन में। इसका सीधा असर होगा आर्थिक बोझ, क्योंकि हाई अलर्ट पर रहने का मतलब होता है ईंधन, रखरखाव, स्टाफ, ट्रेनिंग और वेपन्स स्टैंड बाय। हजारों करोड़ की लागत हर साल। दूसरा नुकसान, भारत को एक साथ 2 फ्रंट पर जंग की तैयारी रखनी पड़ेगी। एक तरफ पाकिस्तान का स्टील्थ, दूसरी तरफ चीन की सेना, और इस बीच में दक्षिण एशिया का कूटनीतिक संतुलन भी डगमगा सकता है। क्या यह सिर्फ फाइटर जेट का सौदा है? नहीं, यह रणनीतिक निवेश है, जहां चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत को यह समझना होगा कि अब युद्ध सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं होते, बल्कि आर्थिक कर्ज, डेटा सेंसर और प्रॉक्सी स्टेट भी युद्ध के हथियार बन चुके हैं। जब 2 दुश्मन आपके दरवाजे पर एक साथ दस्तक दे रहे हों तो सवाल उठता है, क्या कोई तीसरा है जो आपके साथ खड़ा होगा? क्या अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल या क्वाड जैसे ग्रुप्स भारत के लिए खड़े होंगे, या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक शब्दों में चिंता जताते रहेंगे? अमेरिका का पक्ष, रणनीति या व्यापार। अमेरिका इस पूरे मामले को बहुत बारीकी से देख रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही अमेरिका की रणनीति में प्रॉब्लम जोन है। अमेरिका पहले ही F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर्स के निर्यात को अपने करीबी सहयोगियों तक सीमित रखता है, लेकिन पाकिस्तान का J-35 लेना अमेरिकी प्रभुत्व को एक खुली चुनौती है। भारत को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अमेरिका क्यूएड के जरिए इंडो पैसिफिक में चीन को घेरना चाहता है और भारत उस योजना का केंद्रीय स्तंभ है। तो क्या अमेरिका भारत को मदद देगा? तकनीकी स्तर पर हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और साइबर इंटेलिजेंस साझा की जा सकती है, लेकिन खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जाना, इसमें अमेरिका हिचक सकता है। रूस की स्थिति, उलझन में फंसा मित्र रूस भारत का दशकों पुराना रक्षा साझेदार है, पर अब वह खुद चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर है, खासतौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद। अगर पाकिस्तान J-35 लेता है तो रूस इसका सीधा विरोध शायद न करे, लेकिन भारत को गुप्त रूप से सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है। रूस पहले ही भारत को S-400 जैसे सिस्टम दे चुका है। AMCA के इंजन पर भी भारत रूस वार्ता चल रही है, यानी रूस खुलकर विरोध न करे पर पर्दे के पीछे सहयोग जारी रखे। यही संभावित रणनीति है। फ्रांस, इजराइल और यूरोप का रुख। फ्रांस और इजराइल, ये 2 देश भारत को हथियार नहीं बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता देना चाहते हैं। राफेल सौदे के बाद फ्रांस भारत के साथ जेट इंजन, मिसाइल सिस्टम और नौसेना प्लेटफॉर्म में साझा निर्माण कर रहा है। वहीं इजराइल भारत के साथ ड्रोन, सेंसर और साइबर वॉर सिस्टम साझा करता है।
अगर पाकिस्तान चीन गठबंधन आगे बढ़ता है तो फ्रांस और इजराइल का भारत की तरफ झुकाव और गहरा हो जाएगा, क्योंकि वे खुद चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठनों की भूमिका युद्ध और हथियारों की होड़ में संयुक्त राष्ट्र अक्सर सिर्फ निंदा प्रस्ताव पास करता है। यहां भी वैसा ही होगा। संयुक्त राष्ट्र चीन या पाकिस्तान को J-35 सौदे पर रोक नहीं सकेगा, क्योंकि चीन खुद सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। भारत को क्या करना चाहिए? पहला, डिप्लोमैटिक प्रेशर। भारत को अमेरिका, फ्रांस और पश्चिमी देशों से यह मांग करनी चाहिए कि वे पाकिस्तान को सैन्य सहायता पर रोक लगाएं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आक्रामकता। भारत को वैश्विक मंचों पर खुलकर यह मुद्दा उठाना चाहिए कि एक आतंकवाद समर्थक देश को स्टील्थ फाइटर देना दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरनाक है। तीसरा, अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया में भारत की भूमिका बढ़ाना। अगर पाकिस्तान की छाया फैल रही है तो भारत को इसके चारों तरफ प्रकाश फैलाना होगा, राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक रूप से। यानी सवाल सिर्फ J-35 का नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक कद का है। अगर भारत सिर्फ प्रतिक्रिया करता रहा तो चीन जीत जाएगा, लेकिन अगर भारत पहल करे तो पूरी दुनिया साथ आ सकती है। तो अब जब पाकिस्तान चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर लेने की तैयारी में है, भारत के सामने सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है, बल्कि कई मोर्चे हैं जिन पर एक साथ सोचना, चलना और लड़ना होगा। यह सिर्फ एक जेट की डील नहीं, यह एक संप्रभु राष्ट्र की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और भविष्य का प्रश्न है। पहला स्तंभ, आत्मनिर्भर भारत। रक्षा क्षेत्र में क्रांति। भारत को अब यह मान लेना चाहिए कि आयात आधारित रक्षा नीति वक़्त के साथ बोझ बन चुकी है। AMCA, TEDBF, कैट्स वॉरियर जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ हैं। अब देरी का कोई विकल्प नहीं। हर दिन की देरी दुश्मन की तैयारी को बढ़ा रही है। इसलिए रक्षा अनुसंधान को 3 गुना गति से चलाना होगा और निजी क्षेत्र को खुलकर साथ जोड़ना होगा। दूसरा स्तंभ, डेटा और साइबर युद्ध की तैयारी। अगर स्टील्थ फाइटर शरीर है तो उसका मस्तिष्क है डेटा। भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क और मिसाइल शील्ड में AI और साइबर सुरक्षा को तुरंत जोड़ना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अब कोई फ्यूचर कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि प्रेजेंट बैटलफील्ड है। इस मोर्चे पर तैयारी नहीं, बढ़त चाहिए। तीसरा स्तंभ, वैश्विक गठबंधन। भारत को बनना होगा निर्णायक शक्ति, QUAD हो या इंडो पैसिफिक फोरम। भारत को सिर्फ बैठकों में शामिल नहीं होना है, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका निभानी है। पाकिस्तान चीन की इस डील को एक वैश्विक संकट के रूप में पेश कर भारत दुनिया को यह एहसास दिला सकता है कि यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि लोकतंत्र बनाम विस्तारवाद की लड़ाई है। इस तरह भारत न केवल समर्थन पाएगा, बल्कि अपनी बात को तय करने वाला राष्ट्र भी बनेगा। चौथा स्तंभ, डिप्लोमैटिक सर्जरी। पाकिस्तान को अलग थलग करना। भारत को पाकिस्तान की इस रणनीति को वैश्विक मंचों पर उजागर करना होगा, जैसे FATF, G20 शिखर सम्मेलन, UNGA, SCO आदि। दुनिया को बताना होगा कि जिस देश की अर्थव्यवस्था IMF के कर्ज पर चल रही है, जिस देश की सेना आतंकियों की शरणस्थली बनी हुई है, उसे स्टील्थ फाइटर देना पूरे एशिया को अस्थिर करने जैसा है। अगर यह नैरेटिव दुनिया मानने लगे तो चीन भी दबाव में आ सकता है। पांचवां स्तंभ, रणनीतिक चुप्पी छोड़कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना। भारत अक्सर जवाब में सोचता है, पर अब समय है जहां भारत खुद सवाल उठाए, खुद संकल्प करे और खुद युद्ध नीति तय करे। भारत को पाकिस्तान को सीधे चेतावनी देनी चाहिए कि किसी भी स्टील्थ हमले को सीधा युद्ध घोषणा माना जाएगा, और साथ में देशवासियों को विश्वास दिलाना होगा कि अब हम सिर्फ जवाब देने वाले नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले बन चुके हैं। युद्ध हर युग में बदलता है। पहले तलवारें थीं, फिर टैंक आए, फिर मिसाइलें, और अब स्टील्थ और डेटा ही युद्ध की धुरी बन चुके हैं। भारत अगर सिर्फ पुराने नियमों से खेलेगा तो हार जाएगा, लेकिन अगर भारत नए युग की समझ के साथ नई रणनीति बनाएगा तो न केवल यह युद्ध टाल सकता है, बल्कि जीत भी सकता है, बिना गोली चलाए। यही है आज की सबसे बड़ी रणनीति, और यही है भारत का अगला कदम, जहां तैयारी युद्ध से पहले शुरू होती है और जीत शांतिपूर्वक तय होती है।